मियाँ बीवी के दरमियान जो प्रॉब्लम है ना, वो उनके चाइल्डहुड से लिंक है। जो सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है झगड़े की, कि दोनों अपने आप को विक्टिम फील करते हैं। इसमें दोनों जो फैमिलीज हैं उनकी ग्रीड भी इन्वॉल्व है, तो वो भी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम का बायस बनेगी। लेकिन अगर आपको चांस मिल जाता है, अगर फैमिली अरेंज करती है कि भाई आप एक दूसरे को जानते हैं, तो आप कम्युनिकेट करें। What you do, how you sleep, how you eat, what do you like, how you want to live, what is your future aims, what kind of language you use, are you और इखलाकी तौर पे बेहतर हो, बद इखलाकी, आप ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट हो। अगर वो दौरान उस पीरियड के दौरान जब वो रीड कर रहे थे अपने आप को, तो उनको पता चल गया कि हमारी आदतें नहीं मैच करती, वो शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लड़की भी गलत नहीं है, वो लड़का भी गलत नहीं है, वो मिसमैच है, उनका मैच गलत है। मिसमैच्ड है। ठीक है, इवन एक दूसरे को बाज कपल मारते हैं फिजिकल, और वो भी बॉन्ड है एक दूसरे से, उनको भी, उनके अंदर भी एक लिंक है। वो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को अनलेस के बहुत ही मसला खराब हो जाए। जो बच्चा हो गया पहले, वो लव जो है ना डिवाइड हो जाता है, तो मर्द और इग्नोर होना शुरू हो जाता है। 40 30 35 साल गुजर गए, खातून में वो अट्रैक्शन नहीं रह जाती रोमांस की। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक एम्पैथेटिक अप्रोच होनी चाहिए। आर्गूमेंट्स को तवील करने के लिए अगर आप उसको स्टॉप कर दें, आपका दिमाग जब ठंडा होगा तो आपको अंडरस्टैंड करने की बेटर कैपेसिटी में आप आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज हम बात करने लगे हैं मियाँ बीवी के रोज की खिच झगड़ों के बारे में, और इसकी असल वजूहात के बारे में हम पूछेंगे हमारे को होस्ट से, अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक रहो। ये जो मियाँ बीवी के स्यापे, झगड़े, फसाद, शादी के कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल पटरी से उतर जाते हैं। नहीं, कुछ अरसे के बाद नहीं, कुछ देर के बाद। कुछ कुछ लंबी देर के लंबी बाद। देर के बाद। तो इतने ये इंटेंस हो जाते हैं हमारे, यानी कि रिश्तों में इतनी दरार पड़ जाती है हमारे कल्चर में खास तौर पे। उसकी कुछ खास वजूहत, कुछ रीजंस? देखें जी, हम कोई साइकेट्रिस्ट तो है नहीं। जी जनरल जनरल एक व्यू है हमारा, जी बिल्कुल वो शायद सुनने वालों को फायदा दे। बिल्कुल। और उसका ये है कि शायद एक भी अगर फैमिली में कुछ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो हमारे प्रोग्राम का हक अदा हो जाए। अच्छा, तो क्वेश्चन है आपका कि झगड़े जो हैं वो क्यों होते हैं, या वो लास्ट इतने इंटेंस क्यों हो जाते हैं, यानी इंटेंस कि क्यों वो, होते हैं, ज्यादा यानी कि क्यों हो जाते वो, यानी कि हाथापाई हैं? जो अच्छा, है वो, ज्यादा या तो भाई तो कोई पढ़े लिखे लोग तो नहीं करते ऐसे। या लेकिन जो ये पहले है से बड़े पढ़ नहीं है। कि डिपेंड्स, Yeah, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक दो तीन चीजें इसमें बड़ी। जी एक कपल जो है ना, मियाँ बीवी के दरमियान जो प्रॉब्लम है ना, वो उनके चाइल्डहुड से लिंक है। अगर उन्होंने अपने बचपन में, लड़की ने या लड़के ने अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के दरमियान कुछ ऐसे इश्यूज देखे हैं जो उसके दिमाग में नक्श हो गए हैं, जो रह गए हैं उसके असर, तो वो समझेंगे कि लाइफ ऐसे ही होती है। और फिर जब वो उनकी अपनी शादी हो जाती है, तो वो समझते हैं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त है और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। अच्छा, झगड़े जो बढ़ते क्यों हैं? जो सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है झगड़े की, कि दोनों अपने आप को विक्टिम फील करते हैं। दोनों समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही। अब इसमें एक के साथ ज्यादती हो भी सकती है इस सिचुएशन में। उसकी वजह ये है कि सेटिंग का मसला है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट कपल है, या आपकी लव मैरिज हुई थी, आपकी फोर्स, आपकी रेंज मैरिज हुई थी, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। ये सारी चीजें काउंट करती हैं जो झगड़ों के इंटेंस होने की। इसमें दोनों जो फैमिलीज हैं उनकी ग्रीड भी इन्वॉल्व है। तो वन ऑफ द फैमिली जो है, लड़के की फैमिली या लड़की की फैमिली, अगर वो लालची है, तो वो भी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम का बायस बनेगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे लोगों का जो अकेले कपल रहते हैं ना, हम उनकी बात पहले करते हैं। या श्योर। जो कपल अकेले रहते हैं ना, तो पहले तो उनकी जो बचपन की स्टेबिलिटी है ना, माइंड सेट की स्टेबिलिटी, वो आती है उनके चाइल्डहुड से। अगर उनके पेरेंट्स जो थे वो रीजनेबल थे और अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के सामने नहीं करते थे, तो वो बच्चे ज़हनी तौर पे मजबूत होंगे। अगर माँ बाप अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, तो बच्चों के जहन मजबूत नहीं रहते, बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब एक बच्चा है वो अपनी माँ और बाप को लड़ते देखता है, तो उसका लव डिवाइड हो जाता है, वो कंफ्यूज है, वो दोनों से प्यार करता है।
लेकिन फिर वो उसको एक ही साइड लेनी ही पड़ती है। अब जिसकी वो साइड लेता है ना, उसी को वो विक्टिम समझता है, उसी को वो अपना हीरो बनाता है अपनी जवानी के अंदर। अब मसला ये है कि सबसे पहले तो जो झगड़े लंबे हो जाते हैं या इंटेंस हो जाते हैं ना, उसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी है हस्बैंड की और वाइफ की, जी। वो एक बड़ी वजह है। अगर उसमें चैलेंजेस रहे हैं तो वो अननेसेसरी लड़ाई बढ़ाते जाएंगे, कोई भी होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदा बिल्कुल ही गलत बात कर रहा है और दूसरे की सुन ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली झगड़ा। तीसरा बंदा ये है कि अगर वो एक हस्बैंड है तो वो वाइफ को की राइट्स को वायलेट कर रहा है, और वाइफ है हस्बैंड के राइट को वायलेट कर रही है और वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो झगड़ा बढ़ेगा। इसका हल ये है, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक एम्पैथेटिक अप्रोच होनी चाहिए। अपना पाँव दूसरे के शूज में डाल के सोचने की गुंजाइश होनी चाहिए। आप दोनों, अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है, दोनों खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए, ब्रेक दें एक दूसरे को। जो वाइफ है वो हस्बैंड की बात को गौर करे और अपने आप को हस्बैंड की जगह पे रख के सोचे, हस्बैंड अपने आप को वाइफ की जगह पे रख के सोचे। दोनों का फील करे कि मेरी हस्बैंड या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ क्या फील करके मुझसे ये आर्गुमेंट कर रही है, रीजन क्या है? रीजन क्या है। उससे आपको ना 10-15% फर्क पड़ेगा। एक ये है कि आप बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, और दूसरा ये है कि आपने थोड़ी सी गुंजाइश निकाली है सुनने की, अंडरस्टैंड करने की। एक और भी इसकी प्रैक्टिस हो सकती है कि दोनों मियाँ बीवी लड़ने की बजाय बैठ जाएं, पेपर पे लिखें कि इनको ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को वो ट्राई करें कि एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करें। अब ये आइडियल बातें होना मुश्किल है, ये नहीं होने वाला। या लेकिन अगर आप करेंगे तो फायदा होगा। या अच्छा, अब वो झगड़े इंटेंस होने की एक और वजह ये है कि अगर वो पीछे से फीडिंग है, लड़की को अपनी माँ की फीडिंग है, बाप हस्बैंड को अपने माँ की भी फीडिंग है। ज्यादातर लेडीज का ये इशू होता है, बिल्कुल। बाप का भी होता होगा, लेकिन मर्द चूंकि कामों पे मसरूफ रहते हैं तो उनका इंटरफेरेंस इस तरह के कामों में कम होता है। अब तो बच्चा अगर इकट्ठा रह रहा है अपने माँ बाप के साथ, तो फिर तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर उन दोनों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि उसको वो एज ए जॉइंट फैमिली सिस्टम अडॉप्ट कर सके, स्पेशली बहू के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हर इवन सास भी जब बहू थी, वो भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं जाऊंगी, मेरा घर होगा, मेरा कंट्रोल होगा, मेरी लाइफ होगी। और अब वो बहू जो है वो सास बन गई है, तो जो नई बहू आएगी, अब वो उसको रिएक्ट करेंगी कि भाई मेरा तो हो गया, इसको नहीं मैंने होने देना। ये टिपिकल चीज़ है। अब उसमें क्या है कि उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इतनी उम्रें हो गई हैं, आदतें बिगड़ चुकी हैं, ये तो कभी ठीक नहीं होगी। या लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर सकते हैं कि टेंस इतना ज़्यादा ना हो। हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को बैठ के उसको दोनों को एक दूसरे की जगह पे बैठ के सोचना पड़ेगा, और शायद उसमें कुछ गुंजाइश क्रिएट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि आर्गूमेंट्स को तवील करने के बजाय अगर आप उसको स्टॉप कर दें और कुछ ब्रेक दें, तो भी आपको ज़्यादा, आपका दिमाग जब ठंडा होगा तो आपको अंडरस्टैंड करने की बेटर कैपेसिटी में आप आ जाएंगे। फिर आप बायसनेस कम हो जाएगी और रैशनल अप्रोच बढ़ जाएगी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कपल है जो जिनको काफी 20-30 साल हो गए शादी को हुए हुए। तो वक्त के साथ जो 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 प्यार है वो फेडेड आउट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वैसे तो कहते हैं जिंदा रहती हैं मोहब्बतें, लेकिन वो मोहब्बतें अब रही नहीं। तो उसकी जो जो वेरी फर्स्ट स्टेप, एक्शनेबल स्टेप होगा, जो पहला स्टेप है उनको ट्रैक पे वापस लाने के लिए, वो क्या हो सकता है? पहले तो आपको ये जज करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ये है कि वो 30 साल तक, 25 साल गुजारने के बाद शादी के वो मोहब्बत डाई डाउन हो जाती डाई है। डाउन हो जाए। पहले तो आपको ये आप देखें कि वो क्यों होती है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो लव मैरिज थी, तो वो लव मैरिज जो थी वो स्टार्ट के ऊपर, तो वो रियल में लव मैरिज नहीं थी। वो एक फिजिकल इंटरेक्शन था, दोनों का अट्रैक्शन थी एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे के खिंचाव में, जो एक मेल और फीमेल खिंचाव है, उसमें शादी अट्रैक्शन। अट्रैक्ट हुआ और वो शादी हो गई। ये लव मैरिज की मैं बात या कर रहा हूँ। लव मैरिज का क्या मतलब है? लव मैरिज का मतलब है कि यू रीड योर बुक, आई रीड माई बुक। You read what is written on my book, and I read on your book what is written there. What you do, how you sleep, how you eat, what do you like, how you wanna live, what is your future aims, how you wanna kids, how you wanna treat with kids, what kind of language you use. Are you और इखलाकी तौर पे बेहतर हो, बद इखलाकी, आप honest or dishonest हो, they both need to read each other. In that case, अगर
गैर शादीशुदा कपल, आप ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में तो अलाउ नहीं है ये बात, जी लेकिन अगर आपको चांस मिल जाता है, अगर फैमिली अरेंज करती है कि भाई आप एक दूसरे को जानते हैं, तो आप कम्युनिकेट करें। आप अगर मिल नहीं सकते तो कम्युनिकेट करें, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करने से ये होगा कि जब आपके साथ लड़की लड़के के साथ बात कर रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये लड़का ये पसंद करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। हम्म, तो वो आपने फिर जज करना है एज ए लड़की कि यार ये टॉपिक सीरियस है, कि आई कैन इग्नोर इट। इफ आई कैन इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम, गो टू नेक्स्ट। इसी तरह लड़के को चाहिए कि अगर लड़की बड़ी आज़ाद ख्याल है और वो लड़का थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट का है, तो उसको लड़की को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की भी गलत नहीं है, वो लड़का भी गलत नहीं है, वो मिसमैच है, उनका मैच गलत है। मिसमैच्ड है। ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि 30 इयर्स के बाद वो डाउन क्यों, पहले बात तो मैंने आपको ये बताई कि अगर वो लव मैरिज थी तो वो आप एक दूसरे से रीड नहीं कर सके अपने आप को शादी से पहले। अगर वो दौरान उस पीरियड के दौरान जब वो रीड कर रहे थे अपने आप को, तो उनको पता चल गया कि हमारी आदतें नहीं मैच करती, हमारी चॉइसेस नहीं मैच करती, हमारी एम्बिशंस नहीं मैच करती, वो शादी नहीं होनी चाहिए। वो लव नहीं है, वो वक्ती फिजिकल अट्रैक्शन है एक दूसरे की। श्योर। अब आप आ जाए अरेंज मैरिजेस, I'm sorry, sometime I call forced marriages, अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिज जो है, अरेंज मैरिजेस में ये है कि आपको चांस ही नहीं मिलता। ठीक है। आपके फैसले कोई और कर रहा होता है। अरेंज मैरिज में एक बात तो गारंटी है, एक बंदा सफर करेगा। अब वो अगर अच्छा बंदा है तो उस सफर को ही अपनी जिंदगी बना लेगा, उस परेशानी को, उस मुसीबत को अपने साथ अटैच कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर कंप्रोमाइज करेगा, एक बंदा करेगा। Okay. अगर अरेंज मैरिज, Yeah. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी मीन कोई कहना जी हम तो अरेंज मैरिज हम बहुत खुश हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, बहुत मुश्किल है इसको यकीन करना। लेकिन अरेंज मैरिजेस स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना जी कि अरेंज मैरिजेस बड़ी हमारी देर तक चलती हैं। अरेंज मैरिजेस होती हैं उनकी है जो लड़की या लड़का मजबूर होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को डिसएग्री नहीं कर सकते, इसलिए वो शादी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो शादी चलती रहती है। ठीक है। अगर लड़का और लड़की इंडिपेंडेंट हो और उनके पास और माँ बाप भी ज़रा थोड़े से मॉडर्न हो, वो अंडरस्टैंड करें कि भाई हम अपनी मर्जी से थोप रहे हैं किसी की ज़िंदगी का फैसला, तो उस केस में सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अरेंज मैरिजेस में बेनिफिट्स भी हैं, आपको फैमिली प्रोटेक्शन है, आपके अराउंड सारी So many people look पीपल आप लुक after. आफ्टर यू करते Yeah, हैं, मोहब्बत देते हैं exactly. आपको, Yeah. आपकी इज्जत का ख्याल रखते Grandparents हैं, हर होते हैं. चीज़ है, Yeah. उसका एक तरीका है। तो जो फेड, लव का फेड होना है ना अरेंज मैरिजेस में, तो ये इशू होता है लव का फेड होना कि जो बच्चा हो गया पहले, वो लव जो है ना डिवाइड हो जाता है। Hmm. ये दोनों सूरतों में है, लव मैरिज में भी और नहीं। जैसे पहला बच्चा होता है तो लड़की की मोहब्बत हस्बैंड से वो डाइवर्ट हो जाती है लड़की बच्चे की तरफ, Of course. ये वेरी नेचुरल है। Of course. जो टाइम वो अपने हस्बैंड को दे रही थी उसमें से अब कुछ टाइम उसने अपने बच्चे को देना है, और सम टाइम मोर टाइम बच्चे को देना है, क्योंकि हस्बैंड तो काम पे चला गया और वो टाइम उसने बच्चे के साथ होता है, बच्चे की लुक आफ्टर करनी है। ठीक है। अब वो जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है, बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ उसको स्कूल छोड़ने जाती है, तो स्कूल में और माएँ भी आती हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, जी तो वह एक फ्रेंडशिप ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। जी वो जो फ्रेंडशिप ग्रुप है वो और टाइम लेना शुरू कर देता है लड़की का, खातून का, तो मर्द और इग्नोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर दूसरा बच्चा भी हो गया तो अब माँ कंप्लीटली तौर पे बच्चों की सर्व करना शुरू कर दिया माँ ने, क्योंकि ये टिपिकल फैमिली का सिस्टम है। आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप मैरिड कपल के तौर पर रहे हैं, दोनों सूरतों में माँ ज़्यादा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी में कंसिडर की जाती है बच्चे के लिए, बच्चों के साथ. जो कि डेफिनेटली हस्बैंड की तरफ से उसकी तवज्जो को हटाती है। ठीक है। उससे लव फेड होना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आ जाता है जिंदगी में, आप 30 40 30 35 साल गुजर गए, आपके बच्चे भी, फिर खातून में वो अट्रैक्शन नहीं रह जाती रोमांस की, जो रोमांस हस्बैंड को चाहिए, जबकि हस्बैंड को तो हर वक्त रोमांस चाहिए, अनलेस के वो फाइनेंशियली इतने डाउन है कि वो बड़ा बंदा दिन रात काम कर रहा है, तो उसका रोमांस भी मर या जाए, वो खड़ूस है. खड़ूस, या ये भी आप वो आपको पहले दिन से पता चल जाएगा कि या वो खड़ूस है कि नहीं। लेकिन ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोहब्बत को कम कर देते हैं, लेकिन अटैचमेंट को कायम रखते हैं, अटैचमेंट और बॉन्ड को कायम रखते हैं एक दूसरे की। अब आप देखें कि इवन एक दूसरे को बाज कपल मारते हैं फिजिकल, और वो भी बॉन्ड है एक दूसरे से, उनको भी, उनके अंदर भी एक लिंक है, वो मोहब्बत तो नहीं है पर उनको आदत है एक दूसरे की।
और वो जब तक लड़ेंगे नहीं उनको सुकून नहीं मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को अनलेस के बहुत ही मसला ख़राब हो जाए। हम्म, तो ये एक वजह है कि वो जो ग्रुप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो प्राइवेसी आपकी जो है वो कम हो जाती है, बच्चे हैं कंप्रोमाइज ये हो वो, रही है। इंटेंशंस डिवाइड हो जाती है, बीवी के पास टाइम नहीं है हस्बैंड के लिए, हम्म, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, जी। तो मोहब्बत कम हो जाती अच्छा, कुछ ऐसे, बल्कि कुछ नहीं, मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे कपल हैं जो जिंदगी अपनी गुजार जाते हैं अपने, कब अपने अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो फिर भी उनके अंदर ना एक स्ट्रेंजर्स फीलिंग होती है, लाइक वो एक स्ट्रेंजर के साथ लाइफ गुजार रहे हैं। एक जो मियाँ बीवी का कंफर्ट है या जो प्यार है वो फील नहीं कर पाते होल थ्रू देयर लाइफ। है। ये वो जो उसकी क्या आप वजूहत है? बात कर रहे हैं, ये जो मैंने पहले जिक्र किया है उससे मैच करता है ये सिचुएशन हम्म, कि अगर तो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, शादी हो गई, हम्म, तो वो समझेंगे बेचारे कि ये ऐसा ही है। जी, मैं एक बड़ी पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हैं, जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि ऑफ वो कोर्स। कराची से हैं और गलियां प्रोग्राम करती थी, बचपन में हम देखा करते थे। अच्छा, जी, जी, वो खातून की मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि उनके उनके मियाँ के साथ प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने अपने बच्चों की वजह से उस शादी को निभाया, इतनी देर तक निभाया कि बच्चियों की शादियां हो गई, फैमिली सेटल्ड हो गई, फिर उन्होंने डिवोर्स किया अपने हस्बैंड को। हम्म। एंड बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, मैं बड़ा एडमायर हूँ उनका। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ जी, मैं बड़ा एडमायर हूँ। एक जिनकी दफ़ा बात कर। टर्की में मैं गया, इस्तांबुल, तो वहाँ पे वो आई हुई थी, तो मुझे बड़ा चांस मिला उनको देखने का, अच्छा, टर्की में, इस्तांबुल में। जी, लेकिन वो अदाकारा थी, वो अभी भी हैं, हम्म, काफ़ी एज है उनकी, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, हम्म, बड़ी शार्प है, लोग उनको क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुज़ारने की, क्या सेक्रीफाइस, बात है! हम्म, आई सैल्यूट हर टू बी ऑनेस्ट। तो जो आपका क्वेश्चन था कि स्ट्रेंजर्स की तरह जिंदगी गुजारना। स्ट्रेंजर की तरह, तो वो एक स्ट्रेंजर की ज़िंदगी गुज़ार रही थी ना, अच्छा, यानी कि शी वाज नॉट लाइक बच्चों के लिए रह रहे थे होली घर पे। या कंफर्टेबल। अच्छा, अब वो जो स्ट्रेंजर की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि उनमें मिसमैच हो गया, या किसी भी वजह से, और एक बंदा शायद फेयर नहीं है, दूसरा बंदा फेयर है, इन दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो मिसमैच हो गया सिचुएशन। अब वो अगर तो वो अच्छे ख़ानदानों से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे से मुराद ये नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप सफ़र करें, लेकिन अगर वो समझते हैं कि भई हमारे अलहदा हो जाने से हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा, तो वो दे विल लिव टुगेदर फॉर देयर किड्स। अच्छे से मुराद सोच समझ के फैसले लिए जाए। सोच समझ के, समझदारी के साथ फैसले, इमोशनल नहीं है, या जज़्बाती नहीं है, सेल्फिश नहीं है। या क्योंकि अगर आप सेल्फिश हैं तो फिर आप बच्चों को क्या, ठीक है बच्चे तो पाल ही जाएँगे, या मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ? दैट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। काफी कॉमन हो चुकी है ये तो। अब कॉमन है कि भई या हमारी एक ही ज़िंदगी है, हम अपने बच्चों के व्हाई लिए वी क्यों वेस्ट ख़राब ऑफ करें? लाइफ। वैसे भी एक बड़ा ट्रस्ट चाहिए इस रिश्ते के अंदर। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी रीज़न्स हैं जो, पर फिर भी देखिए अगर वो स्ट्रेंजर की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्टिल टुगेदर हैं, हम्म, और दोनों में से एक या दोनों सफ़र कर रहे हैं। पर इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वन ऑफ देम कैन चीट इन समहाउ, क्योंकि अगर उसको उसकी डिज़ायर ज़्यादा है, हम तो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, कि दोनों रह लेंगे भी ऐसे, पर इट कुड लीड टू बिगर डिज़ास्टर। अच्छा अहमद, आप मुझे ये बताइए कि अगर कुछ ऐसी डेली हैबिट्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके हैं जिसकी वजह से जो है ये जो एक 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 कपल अगर अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ों को अप्लाई करे जिससे उनकी जो दूरियां वो कम हो सकें, वो क्या हो सकती हैं? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं सब अपने सुनने वालों से गुज़ारिश करूँगा, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ़ हैं, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, जी, तमीज़ से बुलाएँ, एक-दूसरे के साथ इज़्ज़त से बात करें। ये पहला स्टेप है। पहला बात तो ये है कि आप इख़लाक़ी तौर पे रिस्पेक्ट है। मज़बूत हों, इख़लाक़ियात आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। जी, ये आपको हेल्प करेगी, जी, ठीक है? अगर आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ़ को तुम कह के बुलाते हो, तो थोड़ा-सा आप इसको चेंज करके देखें। अगर वाइफ़ है तो आप कोशिश करें कि आप कह के बुलाएँ या तमीज़ से बुलाने की कोशिश करें, जो जिस लैंग्वेज में भी आप बात करते हैं। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन क्या था सर? मतलब कि वो कैसी एक कौन सी हैबिट्स यस। अपनी लाइफ में। अच्छा, जब उनकी शादी स्टार्ट हुई थी ना, रोमांस था, हम्म, एक्शंस थे, हस्बैंड बाहर से चीज़ें लेके आता था अपने बीवी के लिए। अब देखिए यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि इफ़ यू नो ईच अदर बिफोर मैरिज, तो आपको पता है कि मेरी वाइफ़ या मेरा हस्बैंड क्या लाइक करता है, या ठीक है?
अगर आप समझते हैं कि भाई अब तो 30 साल गुजर गए हैं, मोहब्बत डाई डाउन हो रही है, तो हमने वापस जाना है, तो आप ऐसा करें कि जो आप शादी वाले दिनों में शुरू लाइफ में जो आप करते थे, Yeah. उसकी लिस्ट बना लें। Right. तो फॉर एग्जांपल आपने 50 चीज़ें 10 चीज़ें लिख दी आपने, 10 चीज़ें लिख दी, Hmm. 3 आप चूज कर लें उसमें से जो आपने अब दोबारा शुरू करनी है, जो आप एबॉलिश कर चुके। जब आप दोनों में से एक भी करेगा ना, वो पहला स्टेप होगा, बारिश का पहला कतरा, कि वो जो कि दूसरा पार्टनर तो भूल चुका है उसको, Hmm. आप भी भूल चुके हैं। जी बिल्कुल। तो वो जब आप वो 10 लिस्ट की चीज़ों में से 3 चीज़ें स्टार्ट करेंगे ना, पहली करेंगे, दूसरी करेंगे, तो वो स्ट्राइक करेगा उसको, अभी ये तो हम शुरू में करते थे। Hmm. आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो क्या हो सकता है। Yeah. अच्छा, उस चीज़ को वापस, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप, इफ़ यू आर फेड बाय योर फैमिली टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, स्टॉप करें। लड़की अपनी माँ की सुन रही है, स्टॉप करें। Hmm. हस्बैंड अपने माँ का सुन रहा है, स्टॉप करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट करे। Yeah. आपका हक है अपनी बाउंड्रीज, आप उस बाउंड्रीज के अंदर अपने अपने हक को इस्तेमाल करें। अब अगर माँ चाह रही है, ये तो टिपिकल चीज़ है, माँ ने बच्चे को पाला होता है, Yeah. उसके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, ये मेरा है, ममता ठीक है। Yeah. अब वो जो लड़की आती है बाहर से, तो वो अपना हिस्सा मांगती है। अब जो माँ ने जो सीन देखा होता है, उस लड़की ने भी अपना सीन देखा होता है। Yeah. तो ये दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवे, बात हम चेंज नहीं कर सकते, वापस जाते हैं उस टॉपिक पे। तो रिवाइज कैसे करना है इस रिलेशनशिप को? पहले तो बात ये है कि अगर आपके दरमियान डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आप काउंटर आर्गुमेंट्स ना करें, दोनों खामोश हो जाएं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और उस पर गौर करें, Hmm. ठीक है। अब उसमें मसला ये है कि ये कन्विंसिंग सिचुएशन है, ये बहुत मुश्किल है कि किसी को कन्विंस करना, पर अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 2 दफ़ा आउट ऑफ 10 आपका मसला हल हो जाएगा। Hmm. 8 दफ़ा नहीं होगा मसला, लेकिन 2 दफ़ा ज़रूर होगा। अगर आपकी वाइफ ने कहा कि मैंने आज जाना है और आपके पास टाइम नहीं है जाने के लिए, तो आप उसको ट्राई करें एक्सप्लेन करने की कि क्या वजह है। आपके पास भी वजह होनी चाहिए ना जाने की। Yeah. ये नहीं है कि आपने अपने मज़े के लिए जाना है, Yeah. तो आपकी वाइफ को आपने कह दिया। और मुझे यकीन है कि आपकी वाइफ को जब आप रीज़न बताएंगे, और वैसे भी मैं आपको टिप की बात बताता हूँ, वाइफ को हमेशा फाइनेंशियल लॉस की बात ही बताएं कि Hmm. आज गए तो हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। ये फाइनेंशियल लॉस ऐसा है कि बीवी को हिट करता है और वो वो कहेगी कि मेरे हस्बैंड का नुकसान नहीं होना चाहिए। Yeah. तो इस तरह की चीज़ से आप उसको एग्री कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप फाइनेंशियल लॉस से लिंक करेंगे, Hmm. तो ख़वातीन के अंदर एक नेचुरल ये सेंस है, वो फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल लॉस ना हो आपका। तो ये एक चीज़ है। बाकी उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उन दिनों में आप क्या करते थे। अगर आप सारा दिन खातून हैं, तो आप बिज़ी हैं सारा दिन, बच्चों के साथ बिज़ी हैं। आप अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालें, उसमें से अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारने के लिए। फ़र्ज़ करें वो घर वापस आएँ खाना खाने के लिए, जॉब से आएँ, Hmm. आप उनको खाना डाल के देती हैं, जो एशियन ट्रेडिशन है। मैं कहता नहीं आप करें ऐसा, अगर आप करते हैं तो आप खाना भी तो देती हैं ना उनको, तो फिर साथ बैठ भी जाएँ। ये नहीं कि खाना दे के जाके फिर बच्चों को देखना शुरू कर दें, या खाना दिया और साथ बता दिया कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा ना करें आप। आप उनको खाना दें, सामने बैठ जाएँ, Hmm. उनसे पूछें कैसा रहा दिन आपका? क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या खुशी थी, क्या खुशी की बात थी आज? उसको बोलने दें। खाना खाएँ, कोशिश करें अगर आप चाय भी पी सकते हैं तो चाय भी पिएँ उनके साथ। Hmm. उसके बाद आप अपने मसाइल को आगे लेके आएँ कि जी आज हमें ये इश्यू हुआ था। आपको मैं गारंटी से कर सकता हूँ हस्बैंड का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा देन आप वो जैसे अंदर आखिर हो तो आप उसके ऊपर बुछाड़ कर चार्ज करते हैं। उसको। और अनदर चीज़ ये है कि अगर आप खाना खाते हो उसके, अब देखें मैं बात करता हूँ, इसी तरह वाइफ को हस्बैंड की इंटेंशंस की ज़रूरत होती है। वाइफ चाहती है कि मेरा मियाँ मेरी तारीफ़ करे। अगर आप हस्बैंड हैं, अपनी वाइफ के कपड़ों की तारीफ़ करें। Hmm. अपनी वाइफ कभी, देखें जिस बात से आप डिसएग्री भी है ना, उस बात से भी अपनी बीवी को अपने तरीके से मना करना है। Yeah. ये नहीं कहना "हाँ, तुम अगली लग रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो", Yeah. या आपने कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये खामी है। खामियां ना गिने, ना बीवी मियाँ की खामियां गिने, ना हस्बैंड बीवी की खामियां गिनाए, बल्कि ये कहे कि ऐसा होता तो बेहतर था। Hmm. एक चीज कहते हैं ना, तुम्हें ये खामी है, ये ना कहें, उसको कहें कि ऐसा होता तो बेहतर था, Yeah. ठीक है। तुम ऐसी होती तो तुम ये ऐसी होती तो ये मच ज्यादा बेटर अच्छा होता। लग रहा है तुम्हारे Yeah. ऊपर। Yeah.
तो इससे आप अंदाजा करें कि आप कर तो नफी ही रहे हैं उसके या एक्शन की, आपका पॉइंट तो लेकिन कन्वे आपका वे ऑफ सेइंग डिफरेंट इज है। डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसमें ये है कि इस तरह की चीज़ें से आप रिवाइज कर सकते हैं। अपने जो बड़े हैं उनको उनकी बात प्राइवेसी में सुने, उनके सामने ये कहें कि मेरी बीवी जो है ना वो आपकी बड़ी तारीफ करती है। हम्म, अपनी बीवी को कहें मेरी माँ तुम्हारी बड़ी तारीफ करती है। हम्म, इसी तरह वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को कहे कि मेरे माँ बाप बड़े आपके साथ खुश हैं। build the bridges here. यस, Yeah. इस तरह वो आप एक दूसरे के जब आप इस तरह कहेंगे तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हम्म, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर एवरीवन एनीवे, लेकिन फिर भी ऐसा करने से कुछ हालात बेहतर कोशिश तो होते की हैं, जाती कोशिश की है। जा Yeah, yeah. सकती है। अच्छा अहमद, आर्ग्यूमेंट्स एक नेचुरल एक चीज है, ठीक है, जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ पे शोर तो होगा ही। कुछ ऐसी चीजें की जाए आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, ऐसी बाउंड्रीज लगाई जाए जिससे झगड़ा चलो छोटा मोटा हो जाए लेकिन बात बढ़े ना। इस क्या क्या हो सकता है उस सिलसिले सबसे में? बड़ी बात मैंने आपको पहले बोला कि अखलाकी तौर पे आपको मजबूत होना या चाहिए, आप एक दूसरे की इज्जत का बिलो द ख्याल बेल्ट रखें। नहीं बात पहली करनी। बात यह है कि जी। किसी सूरत में हम्म, हस्बैंड अपनी वाइफ को इंसल्ट ना करे किसी के सामने, किसी के सामने अपनी वाइफ को किसी सूरत भी उसको डिग्रेड ना करे, किसी के सामने, अपने बच्चों के सामने भी नहीं। अपने उनके बच्चों को भी उसके फील होना चाहिए कि मेरा बाप जो है मेरी माँ से ओवर कम है या उसके ऊपर पावर है उसकी। इसी तरह वाइफ को भी हर लिहाज से अपने हस्बैंड की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जो इश्यूज हैं बेडरूम के अंदर होने चाहिए। अब आप देखें, बात जो इंटेलिजेंट कपल्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने बेडरूम के अंदर ही खत्म करके आते हैं, बाहर आते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं। Yeah. अपने स्पेशली वर्स्ट पेरेंट हैं जो अपने इश्यूज अपने बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं। That's horrible. आपके बच्चों को उनकी एज के मुताबिक से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी। अगर आपका बच्चा 10 साल का है या बेटी आपकी 10 साल की है तो उसको सिर्फ 10 साल वाले बच्चों की ही नॉलेज होना चाहिए, 12 साल के बच्चों का नॉलेज नहीं होना चाहिए। ये बात आपके गले पड़ जाएगी जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो जब उसकी शादी होगी तो प्रॉब्लम He will होगी, do the same practice. इम्पॉसिबल हो जाएगा Yeah. उसको पीसफुल वो लाइफ, वही सीखा क्योंकि होगा। वो एक एग्रेशन क्रिएट हो जाएगी, क्यों सही बात। मेच्योर हो जाएगा वक्त से पहले बच्चा। या एग्जैक्टली, ये और जो वो मेरा ख्याल है वो इनसे भी बुरा वो एक्ट करेगा एब्सोल्युटली है। क्योंकि वो मजीद। तरबियत का बड़ा असर है, बचपन की तरबियत का। एक हस्बैंड एंड वाइफ की कामयाब शादी में Yeah. माँ बाप का दोनों का, बीवी का भी और मियाँ का बचपन जो गुजरा है ना उसके उनके माँ बाप का कैरेक्टर बहुत इफेक्ट करता है। काइंडली आपस में जब अगर आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट हो तो प्राइवेट में करें, बच्चों के सामने भी ना करें। अच्छा एक कपल है, वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो वो क्या करें एक रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए? कौन सी बाउंड्रीज रखें अपने पास कि वो जो लड़की है वो अपने इन लॉ से कैसे डील करे, या जो आदमी है वो अपने इन लॉ से किस तरह एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक रखे? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये जो आप कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान अपने स्टाइल से एक सोचता है, मिजाज है अपना। मिजाज है, उसमें ये नहीं है कि कोई गलत है कोई ठीक है, ये बात नहीं या है। वी आर डिफरेंट। हर बंदा डिफरेंट है। एग्जैक्टली। अब ये जो फैमिली सिस्टम है ना, इसमें एक बात तो कंफर्म है कि अगर अगर इस फैमिली सिस्टम में फाइनेंस का बड़ा इम्पैक्ट है। अगर माँ बाप रिच है तो बच्चे टेंड टू बी लिव टुगेदर, वो चाहेंगे कि माँ के बाप के साथ ही रहें। रिच फैमिली है, पैसा का सारा कंट्रोल माँ बाप के पास है तो उनकी इंटरफेरेंस भी ज्यादा हो। अगर तो वो फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े इश्यूज हैं जी। और बड़े बेनिफिट्स हैं। इश्यूज में सबसे बड़ा इशू ये है कि प्राइवेसी आपकी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज। हाँ जी, 100%। बिकॉज माँ बाप आपके साथ हैं, माँ बाप आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, आप उनके पास ही जॉबें कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है माँ बाप का राइट है कि वो आपसे जो दे चाहें हैव करवाएं। अपहोल्ड इट। यस, और वो मेरे ख्याल में हमारे ट्रेडिशनली ठीक भी है, ठीक भी है, ठीक भी है। रिस्पेक्ट के तौर पर। लेकिन अब उस खातून के लिए, उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए पता नहीं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। इसीलिए ये बात आ जाती है कि अगर वो उस फैमिली सेटिंग में रह रही हैं और वो नहीं कर सकती, यानी कि वो रिबेलियन नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती, छोड़ नहीं सकती, तो फिर उनको चाहिए कि उसी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करें और उसी में से अपना सेफ हेवन निकालें, उसी के अंदर अपने आप को देखें। सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी सास सास हैं तो देखें कि वो किन चीज़ों में खुश होती हैं, और अगर इसी तरह अगर सास है तो वो देखें कि ये बच्ची मेरी बच्चियों की तरह है, मेरी बेटी भी है तो ये मेरी बेटियों की तरह ही है। बड़ा मुश्किल है इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा बोझ जो है ना बहू के ऊपर ही होगा इन हमारी सोसाइटी के हिसाब से। और अगर वो रहना चाहती हैं, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है
तो she needs to actually adjust herself. But if they cross the boundary, तो it's always open to option to leave. जी बिल्कुल। Yeah. अहमद अगर बताइए कि मैं आपको दो डिफरेंट सिनेरियोस में आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप फील करें एक वाइफ है, ठीक है, वो देख रही है वो मुसलसल इग्नोर हो रही है अपने हस्बैंड के थ्रू, कोई बात नहीं, कोई कम्प्लीमेंट नहीं, उसको क्या करना चाहिए कि माहौल ठीक रहे, घर का माहौल? ज्यादती की बात है ना ये, अगर या हस्बैंड उसको दिस इज कम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, या सारा दिन वो काम कर रही है एग्जैक्टली और कम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, या तो उसको ट्राई करना चाहिए कि वो खुद कम्प्लीमेंट स्टार्ट करे। या वो खातून जो है ना, वो अपने हस्बैंड के काम को अप्रिशिएट करे, जी उसकी एफर्ट्स को जो उस फैमिली के लिए कर रहा है उसको अप्रिशिएट करे, और गौर करे कि कहीं उसका हस्बैंड उसकी कोई उसमें तो कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से वो, अब उसको चाहिए वो उसके लिए तैयार भी हो, उसका ख्याल भी रखे, बच्चों को भी क्लीन रखे, या वो उसकी घर, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि अगर कम्प्लीमेंट करेगी तो वो बंदा भी है, वो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करेगा जी कि उसके बदले में। तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी अगर हस्बैंड को चाहिए कि वाइफ अगर चाय बना के लाई है तो चाय की तारीफ करे, अगर अच्छी नहीं भी बनी तो भी तारीफ करे, और फिर अपनी तरफ से कहे कि मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी हो, या ज़्यादा मज़ा आएगा, या टेस्ट डिफरेंट आएगा। आप बड़ी आइडियल बातें कर रहे या हैं। वो ये होता नहीं है। दैट्स व्हाट सेड, इफ इट आउट ऑफ 10 दो बंदे या इसमें कामयाब हो सकते या हैं, या कोशिश तो की जा सकती कोशिश की जाती है। जी हाँ। अब मैं दूसरा सिनेरियो, वो आप हस्बैंड पे आ जाएगा। एक हस्बैंड है, वो समझ रहा उसका उसको जो एक प्यार मिलता था अपनी वाइफ के थ्रू वो नहीं मिल रहा अब, और वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज हो रहा है फाइनेंशियली और है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हस्बैंड को देखना चाहिए कि उसकी वाइफ जो है हम्म, वो कितनी बिजी है बच्चों के साथ, हम्म, कितनी बिजी है, अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो माँ बाप के साथ, हम्म, तो उसको हाथ बढ़ाना चाहिए ना उसका, हम्म, उसको कुछ काम खुद कर देने चाहिए अपनी बीवी के। जब वो खुद काम करेगा तो सेंस ऑफ सिंपथी क्रिएट होगा, सेंस ऑफ इम्पथी क्रिएट होगा। जब सेंस ऑफ सिंपथी और इम्पथी आती है ना, तो वो जो जो एब्सकॉन्डिंग लेवल है दरमियान में, वो मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आपस में करीब आना, जो लड़की हो गई हुई है मेंटली इमोशनली, वो दोबारा अटैच करना शुरू कर देगी। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं इन रिश्तों को रिवाइव करने के लिए, बहुत सारे एक्शंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्यार है ना, प्यार वो वो अबव है इन सारी बातों से। हम्म, अब वो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, उसको शायद आप प्यार कह लें, इश्क कह लें, जो भी कह लें, उसमें सेक्रीफाइस करना का है। सेक्री आपने सेक्रीफाइस करना है अपने आप को, अगर आप रियली लव समवन। अपने आप को नफी कर। वन वे ट्रैफिक है ये। या एग्जैक्ट। जब ये वन वे ट्रैफिक है तो फिर ये हम बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, एक रोमांटिक लाइफ की बात करें। अगर हस्बैंड बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से, तो वो जब प्यार करेगा, कंसिस्टेंटली प्यार करेगा, तो वो ब्रेक हो जाएगी। अगर वो प्यार करती है हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड को उसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे वो थोड़ा मुंह मोड़ेगी हस्बैंड को तकलीफ पहुंचेगी, और उसको एहसास होगा कि ये तो मेरे से बहुत मोहब्बत करती है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के काम में, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल दूसरों के सामने रखना। डिसएग्रीमेंट भी हो तो तमीज़ के साथ हो। कभी लड़की को चाहिए कि अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की बेअदबी ना करे, कभी हस्बैंड को चाहिए कि अपनी बीवी के पेरेंट्स की बेअदबी ना करे। जो भी बात है वो डायलॉग के ज़रिए, डायलॉग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड आर्गुमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स। तो डायलॉग जो है ना वो कन्विंसेबल होता है, आर्गुमेंट्स कन्विंसेबल नहीं होता, वो एस्केलेट करता है सिचुएशन को। तो ये काफ़ी आपके काम आ सकती है। खामोशी कितनी इम्पोर्टेंट है एक झगड़े को खत्म करने के लिए? समझदार मियाँ बीवी ऐसे ही हैं। अगर लड़ाई हो गई है तो द मोमेंट दे गॉट ए पॉइंट कि जहाँ पे आर्गुमेंट्स स्टार्ट होंगे, वन ऑफ देम शुड लीव फॉर एन आवर 2 आवर्स, एंड वो छोड़ के चला जाए, वो रूम से चलो। रूम से चला जाए, उस बात को इग्नोर कर दे। क्योंकि जब आपके गुस्सा चढ़ता है ना, तो फिर आपका दिमाग जो है ना, उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उसकी एनालिटिक जो पावर अल्लाह ने दी है इंसान के ब्रेन जी को, वो फॉर द टाइमिंग फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक होती है, वन वे सोच रहा होता है कि जी मैं तो जब आप उस हाइक से अब नीचे आते हैं ना, ब्रेक करते हैं, तो वो वापस अपना बैलेंस नॉर्मल आ जाता है कि फिर वो
दोबारा वो इस काबिल हो जाता है कि उसको एनालिटिक पावर आ जाती है, एनालिसिस करने की पावर आ जाती है, तो वो फिर देखता है कि भाई अपोनेंट जो है वो क्या कह रहा है। जी हाँ, वो कहते भी है ना कि गुस्से में आप अपना आईक्यू लेवल बिल्कुल खो देते हैं। एब्सोल्युटली, यू आर नॉट इन या योर सेंसेस। यस, या इमोशंस में, गुस्से में, आप कुछ भी आ रहा है या बस कहते जा रहे हो, या आप वो खत्म हो सोच जाता है नहीं ना समझ नहीं सिचुएशन। रहे, अगले की तो वैल्यू नहीं। खामोशी बहुत बड़ा एक टूल है, वेरी वेरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, टूल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जहाँ पे भी लड़ाई हो, डिसएग्रीमेंट हो, खामोश हो जाए। एक एटलीस्ट और आप बिलीव करें 2 घंटे के बाद दोबारा बात करेंगे तो वो बड़ा फर्क पड़ वेरी चुका होगा। मच भी। वरना अगर आप हीटिंग डिबेट में आप बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, वो बात खराब होती जाएगी। कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो सारी जिंदगी रिपेयरेबल नहीं है। वेरी वेरी हर्टिंग। Yeah. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ढके छुपे अल्फाज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिकल टच कितना इम्पोर्टेंट है? यार असल में एक मेल और फीमेल जो जिसको हम रिलेशनशिप को हम बात करते हैं, जी। वो बेस्ड ही इसके ऊपर है। या उसकी एक बेसिस। दुनिया ही बनी है इस बेस के या ऊपर। तो दोनों को एक दूसरे का हक अदा करना चाहिए, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। जी। अब उसमें दोनों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा काज है प्रॉब्लम्स का, वन और ऑफ द स्पेशली आफ्टर 30-40 साल के बाद ये बढ़ जाती है इट्स सिचुएशन, राइज। क्योंकि इतनी मेंटली डिस्पर्समेंट हो जाती है, इतनी एंगेजमेंट हो जाती है जगह जगह पे, दोनों की अपनी अपनी जगह पे, कि दोनों शायद उनके पास टाइम ही नहीं होता इसके ओके लिए। पार्ट। और हालांकि ये जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। ये, यू कांट इग्नोर इट। ये कईयों के काम का मसला है तो खातून का, बच्चों का मसला है तो खातून के। अच्छा, आजकल एक बड़ा टॉपिक है, खातून जो है वो उनकी फ्रेंड्स बन जाती हैं, तो वो अपने हस्बैंड को कम टाइम दे रही है, अपनी फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रही है। हस्बैंड जो है वो एक सेकेंडरी जगह पे चला जाता है, वो डिजास्टर है। वो एक आध बंदा तो है जो इसको बर्दाश्त करता रहेगा, हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। जी। इसी तरह हस्बैंड है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहेगा, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकेगा। यू मस्ट हैव टाइम टू होल्ड हैंड ईच अदर, यू मस्ट हैव टाइम टू सिट डाउन टुगेदर इन वन कॉर्नर, टॉक ईच अदर। आप जो, जब आपने लाइफ स्टार्ट की थी, ये उनमें से एक चीज़ है कि आप उस वक्त क्या क्या करते थे, तो आप इसको भी लिस्ट में शामिल करें। तो अगर आप फर्ज करेंगे एक जैसे कोई ऐसा माहौल क्रिएट करते थे जब आप अपने क्वालिटी टाइम में, अपने प्राइवेट टाइम में, कि जो आपको एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था एक दूसरे की तरफ, आप उसको वापस लेके आए, उस बात को दोबारा जिंदा करें। 30 साल 40 साल गुजर गए तो क्या हुआ, स्टिल अलाइव मोहब्बत, ना, आप तो या जिंदा स्टिल हैं। जिंदा है आप। अभी आप जिंदा हैं। तो आप उस जज्बे को दोबारा कायम करें। और इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें कोई ममानत नहीं है, यू कैन गो एंड टॉक टू देम। साइकेट्रिस्ट बड़ी हेल्प कर सकते हैं, मेंटली तौर पे आपको इसके सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। तो फिजिकल टच इसे फर्स्ट स्टेज है रिवाइव करने की अपने क्या, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फिजिकल टच को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक एक फीलिंग के साथ आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, तो वो बहुत हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप। गिव सम टाइम फॉर क्वालिटी टाइम। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे कि जब शादी को लाइक 20 10 20 30 साल गुजर जाते हैं, एक लंबा अरसा आप अपने साथ गुजारते हो, कैसे रोमांस को रिवाइव किया जा सकता है, दोबारा दोबारा रोमांस अपनी लाइफ में लाया जाए, एक एक यानी कि इंटरेस्टिंग लाइफ को दोबारा से किया जाए? अगर तो लाइफ जो है वो एक फंस गई है ना सर्कल के अंदर, फौरन उस सर्कल को ब्रेक कर दें। फर्ज करें 1 साल हो गया है, आप काम कर रहे हैं, बीवी घर के काम कर रही है, या बीवी बाहर के काम कर रही है, आप घर के काम कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है। कट करें और कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाएं, 10 दिन 15 दिन के लिए। उस सर्कल को, उस वैश्यस सर्कल को ब्रेक करें जी। सबसे पहले। जी बिल्कुल। जब जो आप कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा चेंज करें, तो वो रिवाइव होने की तरफ पहला स्टेप है। एक दूसरे की अहमियत का आपको एहसास होना चाहिए, एक दूसरे के ख्यालात का आपको एहसास होना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का आपको एहसास होना चाहिए। अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने फ्लावर दिए थे, तो आज आप फ्लावर लेके चले जाएं घर, ठीक है। एक कार्ड पे लिख के चले जाएं कि आई अप्रिशिएट दैट व्हाट यू डू फॉर मी, तो मेरे लिए जो तुम करती हो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। वो कार्ड पे लिख के ले जाएं, अप्रिशिएट करें ठीक उसको। है। शाम को डिनर पे ले जाएं, खाना खाने बाहर चले जाएं, खाना खाने ले जाएं, सारे बच्चों को साथ ना लेके जाएं, उसको या डेली को लेके जाएं, या ठीक है, या जो अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज घर पे ही खाना, लेकिन ऐसा हो कि आज मम का डे, मदर डे या है, तो मदर डे ही आप कर रहे हैं। डू समथिंग स्पेशल। शी नीड टू फील
स्पेशल। स्पेशल या एंड इन अ सिमिलर वे वाइफ को भी जो वो अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, या अगर तू साथ रहना तो व्हाई यू वेस्ट द टाइम, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी टाइम को अच्छा करना चाहिए ना। बहुत ज़रूरी है वो, इसी तरह वो आपका रोमांस भी रिवाइव हो या जाएगा रिवाइव एंड यू विल फील कोशिश कंफर्टेबल। तो करनी पड़ेगी, यू एब्सोल्युटली हालात नहीं चेंज होंगे। या अब हालात चेंज होने मुसीबतें का तो नहीं जाने वाली। ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये होती है या कि आज के ये होगा तो हम ये करेंगे, या ऐसा कभी नहीं ऐसे होगा। कभी नहीं होना। वो आप उस साइकिल पे चलते रहेंगे, जब वो या उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो कोई और निकल आएगा मसला। एब्सोल्युटली तो इसलिए आप जैसे हैं आज ही टाइम गुजारें या अपने कपल के साथ, अपनी कोशिश वाइफ के करें साथ। छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी डैमेजिंग हैबिट्स हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, मगर वो उनका जो असर है वो बड़ा डीप होता है रिश्तों में। वो क्या हो सकती हैं? डैमेजिंग हैबिट्स में ये जो बात पहले हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जी इसमें एक चीज तो ये है कि कभी भी आप गलत नाम से ना पुकारें अपनी पार्टनर को, बिल्कुल। उसको लेबल ना करें कि भाई या तुम ऐसे ही हो, इंसल्ट ना करें। यू डोंट लुक नाइस, या या तुम, ये तो तुम्हारी आदत है, जी तुम्हें बकवास करने की आदत है। वो कह दे हाँ तुम तो हर वक्त बाहर रहते हो, ये चीजें खत्म करें अपनी जिंदगी। एंड यू कैन, इट्स नॉट बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। गिव सम रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता। जी हो ही नहीं सकता। या तो उसमें क्या है कि मेरे ख्याल में पहला स्टेप जो है ना वो इज्जत है। स्टार्ट वेरी वेरी रिस्पेक्टिंग ईच इंपॉर्टेंट, अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर, स्टार्ट प्रोटेक्टिंग ईच अदर अगेंस्ट ऑल द odds। जब आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट ऑल द odds, जब आप एक दूसरे के लिए खड़े हैं ना, एक दूसरे की बैक पे खड़े हैं, तो फिर आपको ना पता होगा कि वो बोलेगी कि ये मेरा मुहाफ़िज़ है और वो बोलेगा कि ये मेरी मुहाफ़िज़ है। एक दूसरे की इज्जत बहुत करें, ये बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में मियाँ बीवी के जितनी मर्जी फ्रैंकनेस हो जाए, वो रिस्पेक्ट और इज्जत का जो रिस्पेक्ट और इज्जत मोहब्बत का ही नाम है। जी बाज कपल मैंने देखे वो कहते हैं यार अगर हमने तमीज से ही बुलाना है तो मोहब्बत कहाँ पे आई। इस एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। गलत बात। आपकी मोहब्बत तहजीब के साथ होनी चाहिए, या चाहे भी आप इसमें तालीम का भी नहीं मसला, या लेकिन आपको आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को तू क्या कहना या बुलाएं, या तमीज से बुलाएं, एक एक हद तक आप जाएं रिस्पेक्ट उसके बाद। करें। हाँ, बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू सो नो मच फॉर प्रॉब्लम। एवरीथिंग। आखिर में बस आप अपने कुछ इसको वाइंड अप करें और बताएं कि जो ये प्यार है, मोहब्बत है मियाँ और बीवी का, जो कि बहुत ही मेरा ख्याल है रिस्पेक्टेबल और बड़ा इज्जत वाला रिश्ता है, इसको वापस कैसे लाया जा सकता है? कुछ आखिरी अल्फाज आपके, मैं एक वाइंड ये अप कर दो दें बस। तीन चीजें, इसमें एक चीज शायद आप लोग एग्री ना करें। एक चीज तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं ना, इन्होंने इवेंचुअली आपको छोड़ देना है। जब ये बड़े होंगे, इनकी एक अपनी लाइफ है और ये अपनी लाइफ को गुजारने के इनका हक है। आप सिर्फ उनको तरबियत करें, उनके लिए अगर कोई हलाल तरीके से कुछ फाइनेंशियल अरेंज कर सकते हैं तो करें, वरना अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह पूरा करेगा उनका। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, आप दोनों ने इकट्ठे रहना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, उनका भी अपना एक सर्कल होगा। लेकिन ये कि जनरली स्पीकिंग जो टाइम जैसे चेंज हो रहा है, तो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में अब वो पावर नहीं है जो पहले होती थी। अगर तो आपके पास पैसा है, तो उसमें कोई कोई ना कोई सेल्फिशनेस है, कोई ना कोई रीज़न है इकट्ठे रहने की। अदरवाइज़ तो बच्चे इकट्ठे नहीं रहेंगे शादियों के बाद। तो आप उनको इकट्ठे अगर रख सकते हैं, तो आप उनको इंटरफेयर ना करें, और अगर आप उनको इकट्ठा नहीं रख सकते तो आज़ादी से जाने दें उनको। तो आप मियाँ बीवी ने इकट्ठे ही रहना है जब तक जिंदा रहना है। बिल्कुल। तो एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को पहले देखें फिर सारे बाद में, इवन बच्चे भी बाद में इस सिचुएशन में। जो उनका जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो पूरी करें, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो प्रायोरिटी में आप एक दूसरे को रखें, पहला पॉइंट ये है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लाइफ में जब आप गौर करेंगे, अगर आप किसी के साथ 10 20 25 साल अपनी 50 साल ज़िंदगी के शेयर कर देते हैं, तो आपने वही अर्न किया अपनी ज़िंदगी में। बीवी ने हस्बैंड को अर्न किया है और हस्बैंड ने बीवी को अर्न किया। तो व्हाई वी लूज दैट वेल्थ? हमको तो उसको संभाल के रखना चाहिए ना, उस दौलत को। तो उसको संभाल के रखने का मकसद सिर्फ यही है, एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, सब्र करें, पेशेंस रहें, इग्नोर करें, और हमारे अंदर एक जज्बा हो अडेप्टेबिलिटी का, हम उसको अडॉप्ट कर सकें सिचुएशंस को, अगर हमने इकट्ठे रहना है। एक बात क्लियर है, हर इंसान फ्री है
सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कोई आपके राइट्स को वायलेट करता है, यू शुड नॉट बी विद द पर्सन, ईदर वे, लड़की है या लड़का है, उसको रहना नहीं चाहिए उनके साथ, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई शय नहीं। तो मेरे ख्याल में तो बेस्ट एडवाइस यही है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का ना सिर्फ सहारा होना चाहिए, ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, तरक्की, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, हर चीज़ एक दूसरे के लिए इक्वली इन दोनों को मोहब्बत में अपने एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अहमद, जो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सेम है। थैंक यू सो मच नाजरीन आपका देखने का। मैं जाते हुए बस यही कहूँगा कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से 99% चीज़ें बिल्कुल बेमायनी होती हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो कि इग्नोर की जा सकती हैं। तो काइंडली उस पे गौर कीजिए और इस चीज़ को जितना भी इग्नोर किया जा सकता है करें। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दें और जैसे अहमद ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी जो ज़िंदगी में कमाई होती है, वो सिर्फ़ रिश्ते ही होते हैं, जो आप कमाते हैं। 40-50 साल आपके एक 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 पार्टनर के साथ गुज़ारते हैं, फिर बच्चे होते हैं। यही आपकी फाइनल कमाई होती है। ऊपर जाके जो कमाई है, वो अल्लाह ताला के पास है। लेकिन दुनियावी जो मेन आपकी कमाई है, जो आपकी अर्निंग है, वो आपके रिलेशंस हैं। तो काइंडली इस पे गौर कीजिए एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।